हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और मैं सुनील कुमार दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों हम यहां पर अगर बात करें तो हम लोग दोस्तों यहां पे जीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। जीएस के क्रम में दोस्तों हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो है दोस्तों हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास को हम लोग अभी जस्ट हम लोगों ने समाप्त किया है। और अब हम लोग दोस्तों मध्यकालीन भारत की ओर प्रवेश किए हैं, ठीक है। जिसमें दोस्तों हमने लास्ट क्लास में दोस्तों जो सिंध पर अरबों का हमला था दोस्तों, उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा डिटेल से पढ़ा है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखते हो दोस्तों सिंध पर अरबों का हमले के बारे में दोस्तों हम लोगों ने चर्चा की थी, जिसको बहुत डिटेल से मैंने एक ही क्लास में आपको समाप्त कर दिया और हर चीज़ को बहुत डिटेल से मैंने कराया, ठीक है। और ये जो दोस्तों क्लासेस चल रही हैं अभी, आप लोगों के मन में अगर ये आ रहा होगा कि ये किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जैसे आपका यूपीपी है, पेट है, वीडियो का पेपर है, या और भी जो वन डे एग्जाम होते हैं जैसे एसएससी सीजीएल है, या आप कह लीजिए जितने भी वन डे एग्जाम होते हैं आप उनके लिए दोस्तों ये बहुत प्रूफुल है। आप इसको पढ़कर दोस्तों यूपीपीसीएस का प्री दे सकते हैं। मेंस की इसमें कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो दोस्तों उस लेवल का मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको दोस्तों। मैंने ज्योग्राफी क्लास कराई है, जब मैंने आपने तो फील किया होगा दोस्तों, मैंने वहाँ पे आपको पूरा एकदम जीएस लेवल का पढ़ाया, बहुत डिटेल से पढ़ाया। तो वहाँ से आप अगर ज्योग्राफी करते हैं मेरी क्लास को तो आपको बहुत प्रूफुल होगा। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आप पीटी तो हर एक किस चीज़ का आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं उतना डिटेल से आपको पढ़ा दे रहा हूँ। बट यहाँ मेंस दोस्तों नहीं लिया जा रहा है ना, जो पीसीएस हो या यूपीएससी हो। तो मैं यहाँ पे आपको दोस्तों वन डे एग्जाम जितने भी दोस्तों होते हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ, उससे रिलेटेड दोस्तों जीएस है वो मैं चीज़ें करा रहा हूँ। यहाँ पे मेरा दोस्तों अभी क्या चल रहा है, मध्यकालीन भारत। आज जो हमारा टॉपिक है नया दोस्तों, उसमें हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे महमूद गजनवी, यानी भारत पर जो महमूद गजनवी का हमला है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जो भी अभी नए हैं दोस्तों, वो क्या है, उनको दोस्तों मेरी चैनल पर दोस्तों उनका स्वागत है। दूसरी चीज़, उनको बस मेरी वीडियो को पूरा देखना है। पूरी देखने के बाद दोस्तों आपको अच्छा लगे तो दोस्तों ज़रूर कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। तो ये मेरा आपसे निवेदन है। और दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और दोस्तों तो क्या करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग दोस्तों अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हिस्ट्री जो होती है ना, आप उसको रट कर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप मैं आपको एक 100% दावा कर सकता हूँ कि आप उसको भूल जाएंगे। हिस्ट्री के बारे में एक कहावत कही जाती है, प्रचलित है बहुत ज़्यादा, हिस्ट्री है बेवफा, सुबह पढ़ो शाम सफा, ठीक है, या शाम पढ़ो सुबह सफा, ठीक है। तो वो ये बात सही है, क्यों? क्योंकि दोस्तों हम लोग इसको एज अ फैक्चुअल चीज़ें ये समझते हैं कि हिस्ट्री में सिर्फ इतिहास में मतलब जो है सिर्फ युद्धों को पढ़ना होता है और कुछ नहीं पढ़ना होता है। ये नहीं है दोस्तों, ये बहुत गलत थॉट है। चीज़ों को याद सोचते हैं लोग, सोचते हैं मुझे बहुत ज़्यादा डेट याद करने पड़ते हैं, बहुत सारे युद्धों के नाम। नहीं, आप आज तक देखोगे जितने भी डेट पूछी गई वो या तो फेमस युद्ध हुए होंगे, जैसे प्लासी के युद्ध के बारे में डेट पूछ लिया जाती, बक्सर के युद्ध के बारे में डेट पूछ ली जाती है, वांडीवास के युद्ध के बारे में डेट पूछ जाती है, वेदरा के युद्ध के बारे में डेट पूछ ली जाती है, ठीक है। तराइन के प्रथम द्वितीय तृतीय युद्ध के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये क्या है, अभी बहुत से लोग सोच रहे हैं कि तराइन के तो 2 ही युद्ध हुए हैं और तीसरा कैसे, तो तीसरा हुआ है दोस्तों, बहुत सारे इतिहास लोग पढ़ते नहीं हैं। तीसरा युद्ध जो हुआ था यलदोज और क्या कहते हैं इल्तुतमिश के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये पढ़ना है, अभी हम पढ़ाएंगे जब क्या कहते हैं ये दिल्ली सल्तनत, तब उसमें मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग तो 2 ही जानते हैं ना, तराइन का प्रथम 1191, दूसरा 92, ठीक है, बस। उसके अलावा तीसरा नहीं पता है लोगों को, नहीं बुकों में ही नहीं दिया रहा था बहुत सारे, तो ये भी है, तो ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनसे क्या हुआ, भारतीय इतिहास की धारा ही बदल गई, भारतीय इतिहास ही बदल गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वजह से इनकी डायरेक्ट आपसे युद्ध, अब छोटे छोटे युद्धों की आपको डेट नहीं याद करनी, बस ये याद रखना होता है किनके बीच में हुआ है और दोस्तों क्या घटना उसमें ऐसी घट गई कि जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बस। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना होता, ठीक है। तो चलिए फिर कभी और हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री के बारे में अलग से, बट अभी चलिए हम लोग दोस्तों टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक की बात करें दोस्तों, तो हम लोग चलिए, अब देखो मैं आपको बता दूं, जो भी मेरे साथ नए जुड़े, पुरानों को तो पता है मैं कैसे पढ़ाता हूं कि जो मैं यहाँ पे लिखूंगा आपको साथ साथ लिखते चलना है, जैसा मैं लिखूंगा वैसा ही आपको स्ट्रक्चर बनाना है, वैसा ही लिखना है। जो भी मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बोलता हूं तो आपको वो अगर नोट्स करने लायक लगे तो आप खुद से कर लें, मगर जो मैं लिखता हूं वो तो आपको जरूर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो साथ साथ में आपका नोट्स भी बन जाएगा, आप बस एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाएं, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोस्तों महमूद गजनवी का हमला, महमूद
गजनवी का हमला, ये आज का टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक दोस्तों, बस आप लोग थोड़ा सा मैं देख लूँ सही है ना सब कुछ। हाँ एकदम चकाचक। चलो, तो महमूद गजनवी का हमला। देखो, मैं हर चीज़ को पहले पढ़ाने से पहले आपके सामने एक स्ट्रक्चर देता हूँ कि जैसे अब हमला हुआ है तो कोई टाइम पीरियड होगा, तो यानी कब हुआ, कब हुआ, ये आप भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाइएगा पहले, फिर इनके बारे में हम लोग करेंगे डिटेल से। पहला ए, तो ये हो गया। बी, अब दोस्तों कब हुआ तो हम लोग देखेंगे। फिर यानी अगर भारत में हुआ तो भारत में सबसे पहले किस क्षेत्र, यानी भारत में कहाँ कहाँ हुआ, तो कहाँ कहाँ हुआ भाई, हमला तो भारत के ही संदर्भ में पढ़ ले, तो कहाँ कहाँ हुआ ये देखेंगे, ठीक है। तीसरा, अब जब हमला हुआ तो हमले के बाद उसका क्या होगा, कुछ हमले का कोई कारण होगा, किसी वजह से तो वो हमला किया होगा, तो क्यों हुआ, यानी हमला अगर हुआ है तो क्यों हुआ, क्यों हुआ के अंदर अगर हम ब्रैकेट में लिखना चाहे तो कारण लिख सकते हैं, ठीक है, क्यों हुआ। तीसरा, जब हमला हुआ है तो उसका कुछ तो प्रभाव हुआ होगा हमारे भारत के ऊपर, या उसको वो प्रभावित हुआ होगा। भाई जब किसी चीज के संपर्क में हम आते हैं या कोई हमारे संपर्क में आता है तो जरूर थोड़ा ना थोड़ा वो हमसे प्रभावित होता है या हम उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो जब उसने भारत पर हमला किया है या भारत पर उसने आक्रमण किया है तो क्या करेगा, या तो वो भारत से प्रभावित होगा या भारत को प्रभावित कर देगा किसी तरीके से। तो परिणाम क्या हुआ या प्रभाव क्या हुआ, ये चीज हम लोग अगर इस टॉपिक के में पढ़ लेते हैं तो ये आपका क्लियर हो जाता है। इससे देखो आपका थॉट प्रोसेस अच्छा हो जाएगा। मैं चाहूँ तो कब हुआ और कहाँ पे बस समेट के खत्म कर दूं, क्यों हुआ के बारे में बता दूं, बस एक लूट का मामला था। बट इतना पढ़ लेने से दोस्तों महमूद गजनवी के बारे में अच्छी समझ नहीं हो पाएगी। आपको थोड़ा डिटेल से मैं इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि तो एक वीडियो पूरी बनानी है, तो 30-35 मिनट में तो आराम से महमूद गजनवी के बारे में हम लोग अच्छा पढ़ ही सकते हैं। उतना पढ़ने के लिए दोस्तों आप बस आराम से मेरे साथ लिखें और बनाएं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो कब हुआ, तो दोस्तों इसने भारत पर 17 बार हमला किया है। भारत में इसने 17 बार हमला किया है। और बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उसने क्या है कि जो सोमनाथ मंदिर पर 17 बार हमला किया, तो दोस्तों वो तो सही है, बट उसने एक रूट अपनाया था, एक रूट से होते हुए उसने भारत पर लगभग 17 बार अपना किया। अब ये रूट मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ था, तो 17 बार हमला किया था, यानी तो। और आया कब, पहली बार उसने दोस्तों 1000 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी से लेकर, अब लिखते चलना है। अब आपको देखो मैंने लिखा दिया था, अब यहाँ पे आपको ऐसे पन्ने के नीचे यहाँ लिख लेना ए डाल के कब हुआ, ये आपका स्ट्रक्चर था। बट मैं अब देखो मैं यही करा दे रहा हूँ क्योंकि जहाँ जगह है कब हुआ आप ऐसे लिख दीजिए पन्ने के नीचे, और फिर इसके आगे ऐसे डैश लगा के और लिखना शुरू करिए जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ईस्वी 1000 ईस्वी से लेकर 1027 तक, ईस्वी तक, सॉरी दोस्तों, ईस्वी तक उसने भारत पर लगभग 17 बार हमला किया। कौन है भाई ये, रुक जाना एक सेकंड भाई, ठीक है दोस्तों। तो 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक उसने भारत पर 17 बार हमला किया। भारत पर यानी भारत में उसने 17 बार हमला किया, 17 बार आक्रमण किया, भारत पर 17 बार आक्रमण किया या हमला किया, कुछ भी लिख सकते, ठीक है। तो उसने भारत में 17 बार हमला किया, ठीक। ये तो हो गया कब हुआ, तो हमने कब हुआ में 1000 से लेकर 1000 यानी कई बार आया, कई चरणों में उसने यहाँ हमला किया भारत में। और मैंने ये बताया था कि इसने 17 बार हमला किया, तो 17 बार उसने हमला किया भारत में। अब हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ, तो मैं ये मिटा रहा हूँ दोस्तों, ये आपने लिख लिया होगा, मैं आपको इसी स्ट्रक्चर के आगे आगे अब आप लोग दूसरा डालेंगे कहाँ कहाँ हुआ। और इसमें दोस्तों लिखेंगे सबसे पहले इसने
उद्भांडपुर पर हमला किया, जहां जहां हिंदूशाही शाहानुशाही नहीं दोस्तों, हिंदूशाही वंश शासन करता था। ठीक है। सबसे पहले इसने उद्भांडपुर पर हमला किया, ये एक स्थल है ये दोस्तों, ठीक है, सिंध के इलाके में, ठीक है, जो क्या कहते हैं यहाँ पश्चिमी पंजाब के इलाके में दोस्तों ये उद्भांडपुर पर हमला किया। ये ठीक है, पश्चिमी पंजाब वाला इलाका है। उद्भांडपुर पर हमला किया जहां हिंदूशाही वंश शासन करता था, है ना। अब हिंदूशाही वंश में आपको मैं 2 राजाओं के नाम यहीं भी लिख देता हूं। हिंदूशाही वंश ऐसे करके आप लोग ऐसे बना लीजिएगा, अगर आपको कुछ है तो मैं आपको 2 राजाओं के नाम यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। एक तो जयपाल, कौन है दोस्तों, एक तो जयपाल, पहली बार जब आक्रमण किया था तब उस समय जयपाल शासक था, ठीक है, जयपाल। फिर दूसरा आनंदपाल, ठीक है, तो आनंदपाल, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। बस आपको इतना याद होना चाहिए कि जयपाल और आनंदपाल 2 शासक थे। पहली बार जब आक्रमण किया था तब जयपाल था, फिर जयपाल मरने के बाद दोस्तों क्या हुआ, आनंदपाल इस पे ये इसका शासक बना था। तो हिंदूशाही वंश शासन करता था उस समय, जब पहली बार जब उसने उद्भांडपुर पर हमला किया, और उस समय वहां पर कौन, हिंदूशाही वंश शासन करता था, ठीक। तो ये हो गई पहली बार, ठीक। हिंदूशाही को जब पराजित करने के बाद इसके बाद क्या हुआ, ये है ना, शासन की सबसे पहले इसने उद्भांडपुर पर हमला किया जहां हिंदूशाही वंश शासन करता था। इसके बाद इसने ठीक है, इसने क्या कहते हैं, देखो पंजाब पे आक्रमण किया तो पूर्वी पंजाब, ठीक है, चलो पूर्वी पंजाब लिख लो। फिर कश्मीर, थानेश्वर, मथुरा, ठीक है, बुंदेलखंड, मालवा तथा गुजरात पर। इसके बाद इसने पूर्वी पंजाब, कश्मीर, थानेश्वर, मथुरा, बुंदेलखंड, मालवा तथा गुजरात पर हमला किया, ठीक है, पर हमला किया, ठीक है। ये पहली बार जब है ना, ठीक है, तो ये पूर्वी पंजाब को जीत ले रहा है पहली बार, यानी उद्भांडपुर को जीतने के बाद। फिर दोस्तों एक बार वहां पे क्या होता है, दोबारा क्या जीतने के बाद क्या होता है, उसके जो उसका जहाँ गजनी प्रदेश था वहाँ पे दोस्तों क्या होता है, कुछ उथल पुथल हो जाती, तो वो वहाँ से लौट जाता है। बट जब दोबारा वो आता है तो वहाँ पे आनंदपाल शासक होता है। तो आनंदपाल को हराने के बाद इसके बाद वो क्या करता है, फिर इसके बाद वो क्या करता है, पूर्वी पंजाब में आता है, कश्मीर जाता है, फिर वहाँ थानेश्वर से होते हुए मथुरा, बुंदेलखंड, मालवा होते हुए गुजरात, डायरेक्ट गुजरात नहीं जाता, ऐसे पूर्वी पंजाब से होते हुए पहले कश्मीर गया, फिर नीचे आया हरियाणा में, थानेश्वर में, हरियाणा में है थानेश्वर, वहाँ आया, फिर यूपी, पश्चिमी यूपी में दोस्तों क्या है, मथुरा पड़ता है। मथुरा के बाद नीचे फिर आओगे आप कहाँ पे, नीचे बुंदेलखंड वाले इलाके में पहुँचता है वो, ठीक है, बुंदेलखंड से होते हुए मालवा है ना, MP वाला इलाका जो आता है, और इसका फिर वो गुजरात। तो इस पूरे चरित्र से वो, अभी मैं इसको बताता हूँ, पहले ये लिख लो, ठीक है। तो यहाँ उसने आक्रमण किया है, ठीक। तो कहाँ हुआ, तो मैंने ये चीज़ बता दिया, कब हुआ, महमूद गजनवी का हमला के बाद, और कहाँ हुआ, तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी कहाँ हुआ, ठीक है। अभी मैं इसको बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, अभी मैं इसको मिटा लूँ, आप लिखें फटाक से, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो मैं अभी आपको बताता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ, कल थोड़ा डायग्राम से समझा दूंगा तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा आपके, ठीक है। देखो मैं इंडिया बनाता हूँ छोटा सा आपको, ठीक, छोटा सा इंडिया बनाता हूँ, तो आपको और बेटर से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको,
ठीक है दोस्तों, एक प्यारा सा हम लोग इंडिया बनाएंगे। हालांकि इधर की ज़रूरत तो है नहीं इनकी, मगर हम पूरा इंडिया बना रहे हैं तो पूरा इंडिया ही बना देंगे। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है दोस्तों। आप लोग भी इस तरीके से बनाने की प्रैक्टिस किया करें, ज्योग्राफी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ये तो उस समय तक हमारा तो पूरा पाकिस्तान वाला इलाका भी हमारे अंडर ही आता था, पूरा भारत माना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर इस जगह पे जैसे पंजाब, दो इलाके था पंजाब का, एक तो पूर्वी पंजाब और एक पश्चिमी पंजाब। पश्चिमी पंजाब आज पाकिस्तान में, तो वहीं पे उद्भानपुर था इस जगह पर। ठीक है, फिर कश्मीर जानते हैं हम लोग, ये पूरा इलाका कश्मीर ऊपर आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये यहाँ पे फिर हरियाणा है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से बॉर्डर लगता हुआ यूपी है। फिर इधर दोस्तों ये एमपी है, और जिसको बुंदेलखंड एरिया बोलते हैं, है ना। ये इधर यूपी का कुछ हिस्सा आता है बुंदेलखंड में, और कुछ यूपी एमपी का भी आता है, और इधर मालवा है, और फिर इधर गुजरात है। तो देखो ऐसे आया, इधर गया, फिर इधर गया, फिर इस तरीके से यहाँ कन्नौज यानी थानेश्वर में दोस्तों, फिर इधर मथुरा, फिर इधर होते हुए बुंदेलखंड, होते हुए मालवा, होते गुजरात, और फिर इधर से चला गया वापस। हर बार इसी क्रम में आता, ऐसे ही करके, और ये चला जाता। ठीक है, तो ये इसका रूट था, इसने रूट। मगर जब आप महमूद गौरी को पढ़ेंगे इसके बाद आता है, तो वो पहले क्या करता है, पहले सोमनाथ मंदिर को ही लूटने के चक्कर में आता है, और पहले वो गुजरात को लूटने की कोशिश करता है। तो उधर से पहले आता है मुल्तान और सिंध को जीतता है, और उसके बाद वो गुजरात में आता है, बट गुजरात में रानी नायकी से वो हार जाता है, वो चला जाता है। फिर वो अपना रूट बदलता है, फिर वो इस क्रम में आता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है महमूद गजनी के बारे में। मैं इतना आपको इसलिए बता रहा हूँ, चीजें आपको बहुत स्पष्ट रहेंगी, आपको क्वेश्चन कैसा भी आएगा आप आराम से कर लेंगे। ये हो गया कहाँ कहाँ हुआ, तो इस चीज के बारे में आप जान गए। ठीक है, इस चीज के बारे में आप जान गए। ठीक है, अभी आप समझ बैठे रहिए, क्योंकि आप अभी सोच रहे हो कि कहानी नहीं बताई, तो मैं अब ये क्यों हुआ तब इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा। क्यों हुआ मैं दोस्तों, कारण की बात अगर हम आप लोग हेडिंग डालेंगे कारण, और इसमें मैं पहला बताता हूं आपको। पहला कारण तो था दोस्तों, पहला कारण तो था, आपको कोई इस तरीके से नहीं बताएगा कि आपको सब एक ही कारण बताते होंगे। लूट का मामला था। लूट बताते हैं कि युद्ध में वो लूटना चाह, भारत को लूटने के उद्देश्य से भारत पर हमला किया, बस इतना लोग हर कोई बताता। बट मैं आपको 4 रीजन बताऊंगा। पहला कारण था दोस्तों हिंदूशाही वंश से सीमा का विवाद। सीमा का विवाद, सारे इतिहासकार क्या क्या कहते हैं, मैं 4 बातों में आपको बता दूंगा। हिंदूशाही वंश से सीमा का विवाद, यानी इसकी सीमा जो है हिंदू व शाही वंश। अब जैसे ये मान लो भारत है, ठीक है, तो ये भारत का मान लो पश्चिमी पंजाब है। पश्चिमी पंजाब के बाद से इधर से जो सीमा लगती थी वो क्या होती थी, वो गजनी प्रदेश में आती थी। तो ये सीमा इसकी टकराती थी। इसी वजह से दोस्तों क्या होता है, हिंदू शाही वंश और इसके बीच में सीमा का विवाद था। बात समझ में आ गई। तो सीमा का विवाद था पहली चीज, तो इसे बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण दोस्तों क्या था, बहुत सारे इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जब इसने हिंदू शाही वंश को, सीमा का विवाद चल रहा था, तब इसने हिंदू शाही वंश पर आक्रमण किया था। तो क्या हुआ था कि इसके जब जयपाल को इसने पराजित कर दिया था, तो इसके बाद क्या हुआ था, इसके जब पुत्र जो था वो क्या कहते हैं, आनंदपाल जब शासक बना, है ना, जयपाल को उसने पहली बार पराजित कर दिया था, फिर वो वापस चला गया था। बट फिर से क्या हुआ था दोस्तों, जो आनंदपाल था उसने फिर से अपने क्षेत्र को कब्जे में ले लिया। और फिर क्या हुआ, जब दोबारा ये उसको दंडित करने के लिए आया, तो हिंदू शाही जो राजा था आनंदपाल, उसने क्या किया था कि हिंदू जो भारत के अन्य क्षेत्रीय राजा थे, जैसे राजपूत राजा थे, उनको मिलाकर उनसे सहयोग मांगकर एक संगठित सेना बनाई थी, एक संगठित दल बनाया था, जो गजनवी के विरोध में दोस्तों, जो महमूद गजनवी के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए। ठीक है, बट हुआ क्या, जब गजनवी ने महमूद ने जब हमला किया, तो ये संयुक्त सेना भी हार गई। ठीक है, हार गई। और फिर क्या हुआ, आनंदपाल भी हार गया। उसके बाद दोस्तों आनंदपाल को हराने के बाद दोस्तों उसको मार दिया। और फिर क्या हुआ, फिर इसमें जो पश्चिमी पंजाब है, इसको तो इसने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, भारत के सिर्फ एकमात्र क्षेत्र को इसने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया था, वो था पश्चिमी पंजाब, क्योंकि यहाँ बार बार गतिविधियां होती, और भारत पर आक्रमण करने का ये मुख्य द्वार था, ये आने का मुख्य द्वार था। पश्चिमी पंजाब पर जिसका नियंत्रण हो जाता था, वो भारत बड़ी सरलता से अंदर प्रवेश कर सकता था। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से उसने क्या किया कि जब आनंद को ये शाही वंश को हरा दिया, आनंदपाल को, तो उसने क्या कर दिया, उसने पश्चिमी जो पंजाब था उसको प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, और फिर क्या हुआ, जो क्या कहते हैं, जो संयुक्त मोर्चा बना था, जो आनंदपाल ने जिसको बनाया था, उसको दंडित करने के लिए ये क्या है, भारत के अन्य क्षेत्रों में इसने हमला किया था। ठीक है, तो दूसरा ये है, संयुक्त मोर्चा को
संयुक्त मोर्चा के राजाओं को, या ऐसे लिखो उसके खिलाफ, ऐसे लिखो उसके खिलाफ बने अन्य, उसके खिलाफ बने संयुक्त मोर्चा को सॉरी ये अपने खिलाफ, उसके खिलाफ क्या, अपने खिलाफ बने संयुक्त मोर्चा को दंडित करने के लिए, सॉरी दोस्तों थोड़ा कर लेना, ठीक है, दंडित करने के लिए, क्योंकि लाइन नहीं बन रही थी, दंडित करने के लिए भारत के अन्य क्षेत्रों पर हमला किया, भारत के अन्य क्षेत्रों पर ये कौन कह रहा है, ये साम्राज्यवादी इतिहासकार कह रहे हैं। ये दोनों कारण कौन बता रहा है, ये साम्राज्यवादी। एक तो कह रहे हैं साम्राज्यवादी क्या कह रहे हैं, एक तो हिंदू शाही वंश से उसका सीमा विवाद था इसलिए उसने आक्रमण किया, फिर दूसरा कह रहे हैं, फिर अब भाई चलो ठीक है मान लिया हमने कि चलो हिंदू शाही वंश से उसका विवाद था तो चलो उसने वहां पर आक्रमण किया, फिर हम लोग यही सवाल भी तो पूछ सकते तो उसने अन्य राजाओं पर क्यों किया, भाई भारत के अन्य क्षेत्र पर क्यों किया, उनसे तो कोई विवाद नहीं था सीमा का। तो उसके काउंटर में साम्राज्यवादी इतिहासकार क्या कहते हैं कि जब हिंदू शाही वंश को वो हराया था, उसके बाद आनंद पाल जब शासक बना तो आनंद पाल ने क्या किया था, हिंदू जो भारतीय राजा थे, क्षेत्रीय राजा था, उनसे सहयोग मांगा था, जिसने क्या किया था कि महमूद गजनवी के साथ एक संयुक्त मोर्चा बनाया था और इसी का प्रतिरोध लेने के लिए क्या किया था, जो महमूद गजनवी ने भारत के अन्य क्षेत्रों पर हमला किया था। ये अपना तर्क देते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया, बात समझ में आ गई क्यों इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक। तो फिर अब हम आते हैं, दो लिख लिया आप लोगों ने, तीसरा आप लिखेंगे कारण, तीसरा कारण है वह लूट के रास्ते मध्य एशिया में एक शक्तिशाली, एशिया में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, वह लूट के रास्ते, यानी भारत के लूट के रास्ते, भारत को लूटा, भारत के लूट के जो धन मिला उससे क्या है, उसको धन मिला तो एक क्या हुआ, धन से क्या होता है, तो बड़ी सेना बना पाएगा, प्रशासनिक सब अधिकारी अच्छे रख पाएगा और भी चीजें वो कर पाएगा, तो इस वजह से उसने भारत पर आक्रमण किया बार बार। ये एक सही का रीजन है, उसका उद्देश्य था दोस्तों, भारत में आप देखेंगे उसने भारत में इन क्षेत्रों पर हमला किया, जैसे कश्मीर है, हरियाणा है, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, या बुंदेलखंड एरिया जो मालवा गुजरात, इन क्षेत्रों पर उसने प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं किया, चाहता तो वो नियंत्रण कर लेता क्योंकि इतने शक्तिशाली राजा थे ही नहीं उस समय पर, बट उसने क्या किया, इन क्षेत्रों को सिर्फ लूटा और लूट कर दोस्तों वो सारा जितना धन है वो ले जाता था अपने मध्य एशिया में, फिर वहां थोड़ी देर रहता था, फिर भारत पर दोबारा आक्रमण करता था लूट के रास्ते से, लूट के उद्देश्य से। और सिर्फ उसने पश्चिमी पंजाब को नियंत्रण में, क्यों, पश्चिमी पंजाब भारत आने का मुख्य द्वार था, इसी वजह से उसने, क्योंकि अब जब आएगा बार बार उसको प्रतिरोध झेलना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया उसको समूल ही नाश कर दो, उसको अपने नियंत्रण में ले लो, तो सीधे जो प्रत्यक्ष नियंत्रण में उसने इसलिए पश्चिमी पंजाब के लिया था। तो बात समझ में आ गई, वह लूट के रास्ते मध्य एशिया में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करना चाहता, उसका उद्देश्य तो था भारत में साम्राज्य स्थापित करना नहीं था, भारत के लूट के माल के रास्ते मध्य एशिया में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से वो भारत में बार बार लूट, युद्ध, आक्रमण करता था, हमला करता था, ठीक है। तो ये चौथा दोस्तों, चौथा हिंदू मंदिरों को तोड़कर, हिंदू मंदिरों को तोड़कर हिंदू मंदिरों को तोड़कर मध्य एशिया के मुसलमानों के मन में अपने प्रति गाजी एवं, इधर लिख दे रहा हूं मैं, गाजी एवं धार्मिक योद्धा
धार्मिक योद्धा का भाव विकसित करना चाहता था। विकसित करना ये अलग है, ठीक है, विकसित करना चाहता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। हिंदू मंदिरों को तोड़कर मध्य एशिया के मुसलमानों के मन में अपने प्रति गाजी एवं धार्मिक योद्धा का भाव विकसित करना चाहता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये मूल उद्देश्य, दो मूल उद्देश्य थे उसका भारत पर आक्रमण करने का। एक तो ये मैंने जो तीसरा लिखा है, चौथा ये तीन और चौथा जो कारण है ये भारत पर हमला करने का सबसे मूल कारण था, ठीक है। पहला नहीं था हिंदू शाही वंश के गए या अन्य राज्यों को दंडित करने के लिए, वो तो जो साम्राज्यवादी इतिहासकार है वो अपना लिखते हैं, क्योंकि उनको तो दिखाना है कि क्यों किसी ने आक्रमण किया, क्योंकि वो तो पश्चिमी जो जगत की जो लोग हैं उनको, जो राजा हैं या वो हैं, उनको महान दिखाने की कोशिश करेंगे। तो उनको कैसे देंगे कि आक्रमणकारी थे या आक्रांता थे, तो उनको सही साबित करने के लिए वो ऐसा बोलते हैं। बट जो हम लोग बताएंगे तो हम बताएंगे कि वो लूट के रास्ते मध्य एशिया में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करना चाहता है, इसलिए वो भारत पर बार बार आक्रमण कर रहा था। तीसरा, क्योंकि उस समय क्या था, मध्य एशिया के मुसलमानों में, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय होता है, जो संप्रदाय होता है, वो मूर्ति पूजा नहीं करता है। आपने कहीं भी आप जाके देख लीजिएगा उनके मस्जिद में वो जो प्रतीक होता है उनकी पूजा करते हैं, मगर मानव रूप में या जीवित प्राणी के रूप में या किसी चीज के रूप में वो अल्लाह को नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि अल्लाह निर्विकार है, उनका कोई आकार नहीं होता है, और ठीक है, तो वो मूर्ति पूजा नहीं मानते थे। और उस समय मध्य एशिया में दोस्तों क्या था, एक धर्म बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन के उभरा था। धर्म ही राजनीति का मुख्य केंद्र हुआ करता था। तो क्या था, अब मुसलमान, देखो क्या होता है, अगर हम अपना जनाधार, अपना जो साम्राज्य तभी तक अच्छे तरीके से सुदृढ़ कर पाएंगे जब वहाँ की जनता हमको मान ले कि ये योग्य है, ये हमारे लिए अच्छा है। और जनता को अगर हम अपनी तरफ करना चाहते तो उनकी विचारधारा को हमको उनके अकॉर्डिंग हमको करना होगा, उनकी विचारधारा के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। तो उस समय एक विचारधारा प्रचलित थी कि जितने भी गैर मुस्लिम हैं या कह लो मूर्ति पूजक हैं, वो काफिर हैं और वो क्या है, हमारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो जब आप देखेंगे कि जब 8वीं शताब्दी में देखेंगे आप कि मैं इससे पहले कहानी बता रहा हूँ महमूद गजनवी से, उस समय क्या हुआ था कि जब मुस्लिम जब क्या हुआ था, धर्म प्रचार हो रहा था, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया था। मध्य एशिया के जितने भी मंदिर थे सबको तोड़ दिया गया था। वहाँ पे तोड़ने के बाद दोस्तों, वहाँ पे जितनी मूर्तियाँ थी सबको तोड़ के वहाँ मस्जिदें और सारी चीज़ें बना दी गई। तो वो एक विचारधारा चली आ रही थी, और यही विचारधारा महमूद गजनवी के शासनकाल में भी थी। तो महमूद गजनवी इस चीज़ को समझ रहा था कि अगर हम अपने को मूर्ति भंजक, इसीलिए इसको मूर्ति भंजक भी बोला जाता, क्योंकि इसको वो नहीं भय था कि क्या लोग सोचेंगे क्या है, बट इसको ये था कि हमारे लोग क्या सोचते। तो हमारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम मूर्ति तोड़ते हैं या हम हिंदुओं के मंदिरों को नष्ट करते तो हमारी ख्याति बढ़ेगी, और हमें एक धार्मिक योद्धा के तौर पर हम धर्म प्रसार करें, हम ऐसा माना जाएगा कि ये धार्मिक योद्धा है। तो धार्मिक योद्धा और अपने को गाजी जैसा दिखाने के लिए उसने क्या किया, हिंदुओं की मूर्तियों को तोड़ा, और बहुत भरसक, बहुत ज़्यादा तोड़ा दोस्तों। भारत में उसने जितने भी मंदिर थे एकदम नस्ते नाबूद कर दिए तोड़ कर, ठीक है। तो इस उद्देश्य से उसने क्या किया था, भारत यानी मध्य एशिया में अपनी जो है अपनी स्वीकृति और लोगों के मन में, मुसलमानों के मन में अपने प्रति जो भाव है उसको सही करने लगे। गाजी एवं धार्मिक योद्धा का एक भाव विकसित करने के लिए उसने क्या किया, भारत के हिंदू मंदिरों को तोड़ा, ठीक है। इसीलिए उसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, लिख लेना अगले, इसीलिए उसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। तो आपको आप समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इसका मूल उद्देश्य क्या था। मध्य एशिया में पहला उद्देश्य तो मूल तो यह था कि मध्य एशिया में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, जिसके लिए उसके धन की आवश्यकता थी, और उस समय भारत जैसा समृद्ध देश विश्व में यार कहीं नहीं था। तो इसीलिए उसने बार बार भारत पर आक्रमण किया। दूसरा कारण था उसका मूल कारण दूसरा एक ये हुआ दोस्तों, धन ही हर कुछ नहीं होता। धन से आप क्या करते हैं, एक सेना बढ़ा सकते हैं, एक अपनी प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी कर सकते हैं, बट अपने जनता के प्रति, अपने जनता को अपने तरफ करने के लिए उनकी विचारधारा के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। तो उसने उस समय विचारधारा क्या प्रचलित थी कि मूर्ति जो पूजते हैं वो काफिर हैं, उनका नाश करना चाहिए, मूर्तियों को तोड़ देना चाहिए। तो ये विचारधारा प्रचलित थी। तो इस वजह से इसने हिंदू मुसलमान जब लूटा और साथ में इसने क्या किया कि मंदिरों को भी तोड़ दिया, ठीक है। तो इस वजह से उसको क्या हुआ, एक तो धन तो प्राप्त हुआ, दूसरी चीज उसको मध्य एशिया के मुसलमानों में क्या हुआ, उसके प्रति उसका विश्वास भी जीत पाया वो लोगों का, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। और मैं आपको बता दूं गाजी कौन होते थे। गाजी जो होता था वो धार्मिक योद्धा होता था। वहां मध्य एशिया में धर्म की रक्षा के लिए धार्मिक योद्धाओं को
मतलब शिक्षित किया जा रहा था, वहाँ एक अखाड़ा भी होता था जिसमें धार्मिक योद्धा, उन्हीं को गाजी बोला जाता, उनको वो क्या है अस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती थी, तरह तरह के युद्ध करने की शिक्षा दी जाती थी। और महमूद गजनवी के साथ भी बहुत सारे धार्मिक योद्धा आए थे युद्ध करने, ठीक है। तो अब स्वयं को धार्मिक योद्धा दिखा रहा है, तो इसी वजह से वहाँ के लोगों में उसके प्रति लगाव होगा और उसको लोग स्वीकार करेंगे अपने सुल्तान के रूप में। तो ठीक है, ये मूल कारण था इसका। आपको अब चीज से समझ में आ गई डिटेल से आपको, ठीक। तो ये हो गया। बात करते हैं दोस्तों अब परिणाम की। तो परिणाम दोस्तों बहुत सीधा सा है। क्या होगा? पहली चीज तो भारत की लूट हुई। भाई सीधी सी बात है, पहला कारण क्या होगा? भारत की लूट। परिणाम क्या निकला? भारत की लूट हुई कि नहीं? जब इसने आक्रमण किया 17 बार भाई लूट के ले गया, ठीक है। मैं इसी में आपको एक चीज और बता देता हूं, पर चलो आप पहले परिणाम लिख लो, फिर मैं आपको एक चीज बताऊंगा। अभी सोमनाथ मंदिर के बारे में थोड़ा कराना आपको, ठीक है। तो भारत की लूट हुई, दूसरा दोस्तों, फिर भारत की लूट हुई, दूसरा मंदिर टूटे। भाई मंदिर भी तो टूटे, ये भी तो परिणाम हुआ। तीसरा, भारत की राजनीतिक स्थिति कमजोर हुई, राजनीतिक स्थिति कमजोर पड़ी। भाई इसने आक्रमण किए तो भारत के जितने भी राजा उनको कमजोर किया। चौथा, भारत की कमजोरी का जो समाचार है मध्य एशिया में पहुंचा, ठीक है। और इसी के रास्ते महमूद गजनवी को आक्रमण करने का एक मौका मिला, ठीक है। तो ये भी चौथा कारण लिख देना। भारत की कमजोर स्थिति का ज्ञान, है ना, भारत की कमजोर स्थिति का ज्ञान मध्य एशिया पहुंचा, जिसके फलस्वरूप आगे चलकर महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया, ठीक है। सॉरी, महमूद गौरी ने भारत पर हमला किया, ठीक है। तो उसकी पृष्ठभूमि में इसलिए हमले ने तैयार कर दी थी। तो ये 4 रीजन हो गए आपको, मतलब परिणाम निकल आए, आपको पता चल गए। राजनीतिक स्थिति कमजोरी हो तो पता ही चल जाएगा, क्योंकि भाई हराया, बार बार आया, तो राजनीतिक स्थिति तो कमजोर होगी भारत की। तो ये भारत पर पड़े प्रभाव के बारे में हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा हम सोमनाथ मंदिर और इसके साथ एक चीज और बता दूं। हाँ, अब इसमें आप लोग लिखेंगे, ये तो पढ़ना, इसके बाद अलग से थोड़ा सा लिखना है। महमूद गजनवी के साथ लिखना है मेरे साथ, महमूद, ये अलग से पॉइंट रहेगा। महमूद गजनवी के साथ अरब यात्री, यहां मैं लिख दे रहा हूं अलबरूनी, लिखना है अलबरूनी, ठीक है। अलबरूनी भारत आया। तो अलबरूनी भारत किसके साथ आया? तो ये याद रखना है, महमूद गजनवी के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अलबरूनी के बारे में, ठीक है। अलबरूनी ना है ये, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूं। पहली चीज, इसकी एक पुस्तक है, क्या नाम है? किताब उल हिंद लिखना है, ऐसे जैसे मैंने एरो बनाया, किताब उल हिंद, ठीक है। ये इसकी किताब है, पुस्तक है इसकी, ठीक है। दूसरी चीज, अब फिर इसके बारे में, किताब के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। किताब की भाषा जो है, वो तो भाषा तो आप समझ ही जाएंगे, क्या है दोस्तों? अरबी भाषा, फारसी दोस्तों, फारसी तो अरबी फारसी भाषा, ठीक है, फारसी भाषा, ठीक। तीसरा, इसकी जो किताब उल हिंद है, इससे दोस्तों हमारे भारत के बारे में जानकारी, भारत के जीवन यापन के बारे में जानकारी, है ना, में जानकारी मिलती है, ठीक है। जानकारी मिलती है, लिख लेना, जानकारी मिलती है। ये दोस्तों एक सेकंड मैं इसकी देख लूँ जरा, मुझे इसकी लैंग्वेज में थोड़ा कन्फ्यूजन तो नहीं है। चलो ठीक है, फारसी भाषा ही है ना। तो अरबी या फारसी, कन्फ्यूज़न, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा देख ही लेता हूँ।
हाँ दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये अरबी भाषा होगा, कंफ्यूज मैं कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए क्लियर करना जरूरी था। तो ये अरबी भाषा होगा, ठीक है। मुझे पहले ही लग रहा था, मगर मैं बाद में तो भारत के जीवन यापन के बारे में जानकारी मिलती है, ये इसके बारे में याद रखना, ठीक है। तो अलबरूनी की किताब है किताब उल हिंद, उसी से दोस्तों हमें भारत के जीवन यापन के बारे में जानकारी मिलती है। अब क्या मिलती है मैं इसको आपको बताता हूँ दोस्तों। क्या है ये बताता है कि भारत का जो भारत के लोग थे, जो भारतीय थे, वो प्राचीन काल में इनका जो ज्ञान विज्ञान था बहुत प्रगतिशील था। लेकिन वर्तमान में, यानी जिस समय ये भारत में आया उस समय इनका ज्ञान कहता है, लेकिन वर्तमान में भारतीयों का ज्ञान विज्ञान बहुत कमजोर है, ठीक है। पहली बात तो ये कहता है। और इसी क्रम में वो क्या करता है, जब कहता है कि प्राचीन काल में भारतीयों की जो ज्ञान विज्ञान बहुत प्रगतिशील था, इसी क्रम में वो जो आर्यभट्ट है एवं बारामीर, इन्हीं दोनों की दोस्तों प्रशंसा भी करता है, ठीक है। तो पहला ये है। दूसरी बात कहता है कि भारतीय बहुत दम्भी हैं, यानी बहुत घमंडी हैं। उनको लगता है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं है, उनकी धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, उनके ज्ञान विज्ञान जैसा कोई ज्ञान विज्ञान नहीं, कहीं ज्ञान विज्ञान नहीं। ये क्या कहता है भारतीयों के प्रति। और कहता है कि भारतीय जो हैं, जो अतिथि है उनका स्वागत नहीं करते हैं, उनको स्वागत नहीं करते हैं, ऐसा कहते हैं। दोस्तों अब आप बताइए, आप आ रहे हैं आक्रमणकारी के रूप में और हम आपका स्वागत करें, ये तो संभव नहीं है। आप आइए, आराम से आइए, बिना आक्रमण करके। आप आक्रमणकारी के साथ में आ रहे हैं तो हम आप उम्मीद करेंगे कि लोग आपका स्वागत करें, नहीं करेंगे, आपका विरोध ही करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये बात समझ नहीं पाया, थोड़ा बुद्धू था भारत के संदर्भ में। नहीं तो भारत तो दोस्तों दुश्मनों को भी शरण देने की एक प्रसिद्धि प्राप्त कर रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो हम दोस्तों ये हो गए इसके बारे में। तो अलबरूनी के बारे में थोड़ा सा आपको जानना था, क्योंकि दोस्तों यहीं पे अब मैं अलग से देखो अलबरूनी तो पढ़ाऊंगा नहीं, बट कहीं पूछ लिया अलबरूनी तो दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। तो आपको अलबरूनी से आपको ये नहीं पूछेगा कि अलबरूनी, बस पूछेगा क्या अलबरूनी के किताब उल हिंद से भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो हाँ भाई मिलती है, मैंने 3-4 चीज़ें भी आपको बताई, तो चाहते तो आप लिख भी लेते। अब हम बात करते दोस्तों सोमनाथ मंदिर के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सोमनाथ मंदिर जो है ये 12 ज्योतिर्लिंग है जो हमारे भारत में, उसमें ये सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लिख लो 12 ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला है ना, यानी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और ये किसका मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है, शिव भगवान का, ठीक है, शिव भगवान का मंदिर है। अब तीसरी चीज का निर्माण कब हुआ था, निर्माण की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके निर्माण के बारे में जो पहले निर्माता थे उसके बारे में अज्ञात है। मगर अगर हम ऋग्वेद की अगर माने तो ऋग्वेद में दोस्तों इसके जो निर्माणकर्ता बताए गए हैं पहले, वो चंद्रदेव बताए गए हैं ऋग्वेद में, ठीक है। बट अगर इतिहास में देखेंगे तो आपको कौन मिलेगा दोस्तों, बल्लभी के मेत्रक, ठीक है। बल्लभी के मेत्रक के बारे में आपको ये इतिहास में आपको पुस्तकों में ये मिलेगा। मगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनकी जो वास्तविक जो क्या कहते हैं जो निर्माण करता है उनके बारे में हमें स्पष्ट जानकारी नहीं है। बट ऋग्वेद जो बोलता है वो कहता है कि इसके जो पहले निर्माण करता थे वो चंद्रदेव थे। अब ये चंद्रदेव कौन थे ये नहीं पता चलता, ठीक है। तो बल्लभी के मेत्रक के बारे में हमें इतिहास से जानकारी मिलती है इनके बारे में। तो बल्लभी के मेत्रक आपको दिया होगा, ठीक है। बल्लभी के मेत्रक ने जब इसका निर्माण कराया, ठीक है, ये 649-50 के आसपास निर्माण कराया बल्लभी के मेत्रकों ने, ठीक है। ये गुजरात में करते था, गुजरात में ही है, तो गुजरात में बैरावल के पास में ये मंदिर है, ठीक है, ठीक। दूसरी चीज दोस्तों आपको ये जानना है कि जब इसका निर्माण हो गया तो क्या हुआ, सिंध जो अरबों ने सिंध पर जब हमला किया था तो अरबों ने क्या किया था दोस्तों, मैंने बताया था कि गुर्जर प्रतिहार वाले क्षेत्र में हमला किया था। या गुर्जर प्रतिहार कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, गुजरात और राजस्थान वाला इलाका। तो इन्होंने दोस्तों इस पर भी, सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण किया था और इसको नष्ट किया था, इसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई थी। इसके बाद फिर क्या हुआ, जो गुर्जर प्रतिहार राजा बना था नागभट्ट द्वितीय, उसने इसका फिर से पुनर्निर्माण करवाया था, लिख लेना है, गुर्जर प्रतिहार राजा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब गुर्जर प्रतिहार के बाद दोस्तों क्या हुआ, फिर इसके बाद महमूद गजनवी का हमला हुआ बाहर। तो महमूद गजनवी ने उसको 17 बार लूटा, मैंने बताया। फिर इसका पुनर्निर्माण कौन कराया था, तो इसका दोस्तों पुनर्निर्माण जो है वो कराया था, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, भीम राजा, ठीक है, भीम राजा, भीमदेव, ठीक है, भीमदेव ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। ये गुजरात के ही शासक थे,
ठीक है, गुजरात के ही चालुक्य शासक थे। ठीक है, तो भीमदेव ने इसका दोस्तों फिर से पुनर्निर्माण करवाया था। जयदेव एवं भीमदेव ने दोस्तों इसका फिर से पुनर्निर्माण किया। फिर इसका दोस्तों फिर क्या हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात को लूटा था तब सोमनाथ मंदिर को छद विछद कर दिया था। इसके बाद फिर क्या हुआ, गुजरात जब जो सोमनाथ मंदिर है फिर कब बना है, फिर सीधे भारत जब आज़ाद हुआ है तब इसका पुनर्निर्माण हुआ है। पुनर्निर्माण में ही दोस्तों उसके बाद दोस्तों क्या हुआ था कि जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो गए थे दोस्तों, ठीक है, सॉरी दोस्तों, जो राष्ट्रपति हैं वो गए थे यहाँ पर। इसका दोस्तों क्या हुआ था कि इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, उन्होंने दोस्तों इसका अनावरण किया था। ठीक है, तो ये चीज़ है, मैं उपराष्ट्रपति बोल दिया, सॉरी दोस्तों, राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका अनावरण किया था। ठीक है, तो ये यहाँ तक सोमनाथ मंदिर की कहानी हो गई आपको, आप लोग देखे सुने भी हो। ठीक है, तो ये मैंने एक पूरा आपको जानकारी दी है महमूद गंजविनी से रिलेटेड, जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए था आपको पता होना चाहिए था। ये बहुत ही डायनेमिक टॉपिक है, बट इसको लोग क्या करते हैं, थोड़े से चीज़ों में समेट कर रख देते हैं। मैंने आपको देखो कितना कुछ बताया, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो आप अब तो आप सोच लो, इससे ज़्यादा आपको क्या पढ़ना रहेगा, इससे ज़्यादा कहीं पढ़ना रहेगा। कोई टॉपिक आपको बताइए, इससे ज़्यादा आप किसी भी पेपर के लिए आपको नहीं पढ़ना है। दोस्तों आप यूपीपीएससी का मेंस लिख दीजिए, इससे जितना मैंने डिटेल में बता दिया है, चाह के भी मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों बस आप इसी तरह दोस्तों मेरे साथ बस बने रहें, आपको मैं हर एक टॉपिक को इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग, इतनी अच्छी चीज़ें करा दूंगा आपको। जो मैंने लिखाया दोस्तों, हर एक चीज़, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर का जो स्टैंडर्ड है आजकल वो बहुत ही बढ़ गया है। अब वो छोटे सतही क्वेश्चन नहीं पूछते, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो मैं आपको उसी लेवल पे ले जाके पढ़ा रहा हूँ ताकि आप भी आराम से उसको कर सकें, आप उसको उस लेवल को टच कर सकें। ठीक है, तो इस उद्देश्य से मैं जितना डिटेल में आपको चीज़ें ले जा रहा हूँ। ठीक, तो चलिए, है ना, और चीज़ें क्या कहानी ही तो दोस्तों, अब मैंने देखो कहीं पे आपको डेट बताई दोस्तों, कोई भी डेट मैंने आपको यहाँ इस्तेमाल की, एक भी डेट मैंने इस्तेमाल नहीं की, बट मैंने आपको पूरा घटनाक्रम समझा दिया। तो ये दोस्तों इतिहास पढ़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है यहीं तक क्लास रखते हैं, और आगे फिर हम लोग दोस्तों अब अगला दोस्तों जो टॉपिक हमारा है कल का दोस्तों वो है मोहम्मद गौरी। हाँ, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, आज शाम को ही दोस्तों हमारी अब ज्योग्राफी की भी क्लास शुरू होगी, और ज्योग्राफी दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज शाम को दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी करेंगे, तो दोस्तों और इसी चैनल पर करेंगे, क्रैकर जीएस एकेडमी पर ही। तो दोस्तों आप लोग ज्योग्राफी की क्लास भी साथ साथ देखते रहें। ठीक है, तो आपका दो चीज़ कवर होता जाएगा, एक तो हिस्ट्री इधर से हो ही रहा, उधर ज्योग्राफी भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो अपना दोस्तों ध्यान रखिए और दोस्तों जम कर पढ़िए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर हम मिलते हैं कल दोस्तों। बाय, जय हिंद दोस्तों।